नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आगामी यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए चलाई जा रही स्पेशल श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में करंट अफेयर्स के साथ साथ सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को भी कवर कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव कहाँ पर लॉन्च की गई है और क्या नाम रखा गया इसका। तो याद रखिएगा, ये जो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव है, इसका नाम है सूर्यांशु। क्लियर है? और इसे केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में KSINC कहा जाता है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी सीधी बात यह है कि केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की गई है, जिसका नाम है सूर्यांशु। और इसकी जो ऊर्जा उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? 27 किलोवाट। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रवाह क्या है। तो याद रखिएगा, प्रवाह एक वेब आधारित सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है। और ये जो सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है प्रवाह, इसे किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, इसे RBI के द्वारा विकसित किया जाएगा। अब RBI किस उद्देश्य के लिए प्रवाह नामक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल को तैयार कर रहा है? तो याद रखिएगा, RBI अपने रेगुलेशन दायरे में आने वाले इकाइयों के लिए रेगुलेटरी प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए प्रवाह नामक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल को विकसित करेगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पाइप्ड कुकिंग गैस की कीमतों को तय करने के लिए नए तरीकों को मंजूरी दी है। याद रखिएगा, ये जो मंजूरी दी गई है, ये किस समिति की सिफारिशों पर आधारित है? तो आपका जवाब होगा कि प्राकृतिक गैस की कीमतों को तय करने के लिए जो किरीट पारिक समिति थी, इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस यानी पाइप्ड कुकिंग गैस की कीमतों को तय करने के लिए नए तरीकों को मंजूरी दी है। किस समिति की सिफारिश के आधार पर? किरीट पारिक समिति की सिफारिश के आधार पर। देखिए, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही किरीट पारिक समिति का संबंध किससे है? तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए कि प्राकृतिक गैस की कीमतों को तय करने के लिए। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि TN रिच क्या है। तो ये देखिए, TN रिच जो है, ये तमिलनाडु रीजनल एरियल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर, इसका फुल फॉर्म है। क्लियर? देखिए, इसके फुल फॉर्म से ये बात क्लियर हो गई कि तमिलनाडु में जो वहां की रीजनल कनेक्टिविटी है वो किसके थ्रू स्टैब्लिश की जाएगी? हेलीकॉप्टर के थ्रू। किसके द्वारा? तो जो ये पूरी प्रक्रिया विकसित की गई, इसको कहा गया TN रिच। क्लियर? और ये किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसे TN रिच को विकसित किया गया है तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अर्थात TDCO के द्वारा इसे विकसित किया गया है। क्लियर? तो याद रखेंगे, तमिलनाडु सरकार ने अपने यहाँ जो 80 से अधिक ऐसे पोर्ट हैं जो कि यूजलेस हैं, उनको TN रिच के माध्यम से एक्टिवेट करेगी और तमिलनाडु में जो रीजनल एरियल कनेक्टिविटी है उसे हेलीकॉप्टर के माध्यम से स्टैब्लिश किया जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि गज उत्सव 2023 का उद्घाटन कब और कहां और किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, गज उत्सव 2023 का उद्घाटन 7 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति महोदया के द्वारा किया गया। और ये गज उत्सव 2023 कहां पर हो रहा है? तो याद रखिएगा, ये असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। क्लियर? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भोरोक्सा क्या है। तो देखिए, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए बनाया गया ये एक मोबाइल ऐप है। क्लियर? और इसका शुभारंभ किसने किया? तो राष्ट्रपति महोदया ने ही किया असम में। देखिए, असम में राष्ट्रपति महोदया 3 दिवसीय यात्रा पर थी और उन्होंने कई कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। जैसे गज उत्सव 2023 को उन्होंने इसका उद्घाटन किया, उसमें सम्मिलित हुई। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया जिसका नाम है भोरोक्सा, जो कि महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसके अलावा गुवाहाटी उच्च न्यायालय में भी वो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। क्यों? क्योंकि गुवाहाटी उच्च न्यायालय में प्लेटिनम जुबली समारोह हुआ है। देखिए, यहां प्रश्न क्या बन सकता है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा, 5 अप्रैल 1948 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। देखिए, यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। अब 5 अप्रैल 1948 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। उस समय पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य थे वो इसी के अंतर्गत आते थे। इसकी प्लेटिनम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति महोदया ने पार्टिसिपेट किया। यदि हम वर्तमान समय में गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आने वाले राज्यों को देख लें तो इसके अंतर्गत असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, यानी 4 राज्य जो हैं वो गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत वर्तमान समय में आते हैं। क्लियर है? तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे पॉलिटी से कोरिलेट करके आप इस प्रश्न को बनता देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि टियांगलांग 2 रॉकेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, टियांगलांग 2 रॉकेट को स्पेस पायनियर के द्वारा लॉन्च किया गया। और स्पेस पायनियर का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध चीन से है। क्लियर? यानी चीन के स्पेस पायनियर ने टियांगलांग 2 रॉकेट को लॉन्च किया है। और ये जो टियांगलांग 2 है रॉकेट, इसे स्काई ड्रैगन 2 के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ई प्रोक्योरमेंट में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का जो पुरस्कार है ये किस राज्य को मिला है? तो याद रखिएगा, त्रिपुरा राज्य को। यानी त्रिपुरा राज्य को ई प्रोक्योरमेंट में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऑटोमोटिव टायर निर्माता संघ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में
ATMA कहा जाता है, इसके अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा अंशुमान सिंघानिया को। यानी अंशुमान सिंघानिया ऑटोमोटिव टायर निर्माता संघ के अध्यक्ष होंगे। और ये जो अंशुमान सिंघानिया है ये जेके टायर इंडस्ट्रीज के MD हैं। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि टाइम 100 रीडर पोल में नंबर 1 पर कौन आया है? तो याद रखेंगे शाहरुख खान टाइम 100 रीडर पोल में नंबर 1 आए हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक्स कवच क्या है? तो याद रखिएगा अंडमान और निकोबार कमांड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ANC, इसने थल सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ साथ तटरक्षक बलों को शामिल करके एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जिसका नाम है एक्स कवच। क्लियर? यानी तीनों सेनाओं और तटरक्षक बलों को मिलाकर जो संयुक्त सैन्य अभ्यास अंडमान और निकोबार कमांड के द्वारा किया गया उसका नाम क्या रखा गया? एक्स कवच। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया? तो याद रखेंगे लखनऊ में VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा अब इस सेंटर के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, क्रोएशिया, इटली, सऊदी अरब, हंगरी, जर्मनी, माल्टा, इस्टोनिया, इन सभी के लिए वीजा आवेदन किया जा सकता है। क्लियर? इसके पहले जब ये अभी लॉन्च नहीं हुआ था, इसके पहले लखनऊ में केवल सिंगापुर के लिए वीजा अप्लाई किया जा सकता था। क्लियर? तो इन जिन जिन जगहों के लिए अब वीजा आवेदन की सुविधा लखनऊ में हो गई है, इन देश के नाम आप जरूर याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि देश की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है ये कब से संचालित होगी? तो याद रखिएगा देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 तक हेरिटेज रूट पर शुरू की जाएगी और जो पहला हेरिटेज रूट होगा वो कालका शिमला हेरिटेज रूट होगा। क्लियर? याद रखिएगा ये जो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 से चलेगी हेरिटेज रूट पे, इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया वंदे मेट्रो। क्या नाम रखा गया? वंदे मेट्रो। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के संदर्भ में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यहां पर कुछ मूवमेंट हुआ है। एक तो आपने कल की क्लास में पढ़ा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। इसके साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में बार एसोसिएशन की स्थापना के 3 फरवरी 2023 को 150 वर्ष पूरे हुए। क्लियर? यानी 3 फरवरी 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की स्थापना के 150 वर्ष पूरे हुए और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। एक तो ये फैक्ट करंट के दृष्टिकोण से आपको ध्यान में रखना है। अब चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की चर्चा हो गई तो जरा इलाहाबाद हाईकोर्ट से संबंधित जरा अन्य स्टैटिक पार्ट को देख लीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अगर हम बात करें तो इसकी सर्वप्रथम स्थापना ब्रिटिश शासन में 17 मार्च 1866 को आगरा में स्थापित हुआ था। क्लियर? कब? 17 मार्च 1866 को। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। क्लियर? याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि इसके पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है तो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम है सर वाल्टर मॉर्गन। क्या नाम है? सर वाल्टर मॉर्गन। और याद रखिएगा 1869 में यानी 1869 में आगरा से इलाहाबाद इसका स्थानांतरण किया गया और 11 मार्च 1919 को इसका नाम बदलकर इलाहाबाद हाईकोर्ट रखा गया। क्लियर है? ये पूरी बात बिल्कुल आप एक हायरार्की में याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्लू मॉर्गन यानी पेपिलियो पॉलीमिनिस्टर इसको राज्य तितली के रूप में किसके घोषित किया गया? किस राज्य के द्वारा? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य ने ब्लू मॉर्गन को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पद्म विभूषण का पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में जो पद्म विभूषण का पुरस्कार है ये मुलायम सिंह यादव जी को दिया गया मरणोपरांत। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि इनके पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पद्म विभूषण को प्राप्त किया। याद रखिएगा अगर हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के दृष्टिकोण से देखें तो एक पद्म विभूषण मिला मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश से और 7 लोगों को पद्मश्री के लिए चुना गया है। क्लियर? यानी अगर यह पूछ लिया जाए कि कितने पद्म पुरस्कार मिले उत्तर प्रदेश से तो याद रखिएगा कुल मिला के 8 पद्म पुरस्कार मिले, 1 पद्म विभूषण और 7 पद्मश्री। क्लियर? अब आइए जरा देख लेते हैं कि पद्मश्री किनको किनको मिला और किस क्षेत्र में मिला। क्षेत्र भी आपको ध्यान में रखना है। पहला क्षेत्र है साहित्य व शिक्षा का, इसमें राधा चरण गुप्ता जी को मिला है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में एक और पुरस्कार उत्तर प्रदेश से मिला है, वो है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। यानी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 2 लोगों को मिला उत्तर प्रदेश से, राधा चरण गुप्ता को और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। अगली कैटेगरी है कला की। कला में दिलशाद हुसैन को मिला और कला में भी एक और पुरस्कार मिला, वो किसको मिला? ऋत्विक सान्याल को। यानी कला में दिलशाद हुसैन और ऋत्विक सान्याल को मिला। यानी 2 कैटेगरी से 4 नाम तो आपने ऐसे ही तैयार कर लिए। अब अगली बात करते हैं साइंस व इंजीनियरिंग श्रेणी में अरविंद कुमार को मिला और सामाजिक कार्य में उमा शंकर पांडे जी को मिला। मेडिसिन के क्षेत्र में मनोरंजन साहू को पद्मश्री का पुरस्कार उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। क्लियर? इन सभी नामों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने वाली अगर कोई व्यक्ति अपनी पोस्ट को डालता है सोशल मीडिया पर
तो इसकी जानकारी साझा करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपना समझौता किया है? तो याद रखिएगा, मेटा ने उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ एक समझौता किया कि यदि सोशल मीडिया पर आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने संबंधित कोई पोस्ट डालेगा तो हम इसकी सूचना आपको देंगे, आपको का सेंस उत्तर प्रदेश पुलिस को देंगे। मेटा आप सभी जानते हैं कि फेसबुक का ही ये है। अब जहां फेसबुक है नीचे मेटा लिख के आता है, अगर आप देखेंगे तो क्लियर। तो ये पूरी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ इन फार्मा पर नेशनल सेमिनार का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, वाराणसी में अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ इन फार्मा पर नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यूपी का जो पश्चिमी भाग है, यानी जो पश्चिमी यूपी है, ये किस भूकंप क्षेत्र में आता है? तो याद रखिएगा, भूकंपी क्षेत्र चौथे में आता है पश्चिमी यूपी, और इसके अंतर्गत शामली सहित 10 जिले आते हैं। शामली का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि अभी हाल ही में शामली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो याद रखिएगा, शामली सहित 10 जिले जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, ये भूकंप क्षेत्र चौथे के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा, 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि फ्लेज योजना का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, ये जो फ्लेज योजना है, ये उत्तर प्रदेश एमएसएमई के द्वारा चलाई गई, और ये जो फ्लेज योजना है, इसके तहत राज्य में यानी उत्तर प्रदेश राज्य में कोई व्यक्ति अपनी निजी भूमि पर प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क को विकसित कर सकता है और उसके भूखंड को बेच सकता है। किस योजना के तहत? फ्लेज योजना के तहत। और ये किसकी योजना है? उत्तर प्रदेश एमएसएमई की। क्लियर है? याद रखिएगा, कम से कम 10 एकड़ जमीन को निजी पार्क के रूप में विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार केवल 1% ब्याज पर कर्ज भी उपलब्ध कराएगी। क्लियर है? तो फ्लेज योजना को आप ध्यान रखेंगे प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के संदर्भ में, और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यदि कोई व्यक्ति कम से कम 10 एकड़ जमीन पर ये निजी इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करता है तो उसको ब्याज के तौर पर मात्र 1% लिया जाएगा और उसे कर्ज देगी उत्तर प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने एक आंकड़ा दिया, उसके आधार पर बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अमरूद उत्पादन होता है। क्लियर है? यानी सबसे अधिक अमरूद उत्पादन कहां होता है? उत्तर प्रदेश में। इसका प्रतिशत कितना है? तो इसका प्रतिशत है 21.78%। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 11 से 12 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश में G20 की बैठक कहां पर आयोजित हुई? तो आपका जवाब होगा आगरा में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक बिजली कनेक्शन देने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो याद रखिएगा, सर्वाधिक बिजली कनेक्शन देने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया NIRF रैंकिंग 2022 में छठा स्थान किसका है? देखिए, ये जो ऑल इंडिया NIRF रैंकिंग है 2022, ये यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है। पूछा जा रहा है कि इसमें छठा स्थान किस यूनिवर्सिटी का है? तो याद रखिएगा, छठे स्थान पर BHU है, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की टॉप यूनिवर्सिटी में BHU का कौन सा स्थान है, तब आपका जवाब होगा पहला, यानी ऑल इंडिया NIRF रैंकिंग में BHU का 6वां स्थान है। लेकिन अगर यूपी की टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग में देखें तो BHU पहले स्थान पर। क्लियर? इसी प्रकार ऑल इंडिया NIRF रैंकिंग 2022 में 11वें नंबर पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो याद रखिएगा, 11वें नंबर पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। और यदि यूपी की टॉप यूनिवर्सिटी में अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखें तो ये दूसरे स्थान पर है। देखिए, ये दूसरा स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में जारी हुआ ऑल इंडिया NIRF रैंकिंग में उत्तर प्रदेश में कौन सी यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पर है? तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और इसकी ओवरऑल इंडिया में रैंकिंग कौन सी है? 11वीं। इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि किस सैनिक स्कूल में पहली बार लड़कियों को एडमिशन दिया गया? तो याद रखिएगा, लखनऊ में एक सैनिक स्कूल है जिसका नाम है कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल, उसमें पहली बार लड़कियों को एडमिशन दिया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत पर्व 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया और किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, 26 से 31 जनवरी 2023 के बीच भारत पर्व 2023 चला, और यह कहां पर हुआ? दिल्ली में लाल किले में। क्लियर? और जो दिल्ली के लाल किले में भारत पर्व 2023 26 से 31 जनवरी 2023 के बीच चला, इसका उद्घाटन GK रेड्डी साहब ने किया। GK रेड्डी साहब केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन व डोनर मंत्री हैं। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय मलखंभ चैंपियन का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय मलखंभ चैंपियन का आयोजन राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में हुआ। क्लियर? यानी अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय मलखंभ चैंपियनशिप का आयोजन अलीगढ़ में हुआ। कहां पर? राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय में। अब ये जो मलखंभ है, ये क्या चीज है? तो याद रखिएगा, मलखंभ एक खेल है जिसमें खिलाड़ी लकड़ी के एक ऊर्ध्व खंभे या रस्सी के ऊपर करतब दिखाता है। उस खेल को क्या कहते हैं? मलखंभ। अब मलखंभ के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि ये जो मलखंभ खेल है, ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश स्पेशल के संदर्भ में इस पूरी बात को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल के संदर्भ में भी है क्योंकि इसका आयोजन कहां पे हुआ? अलीगढ़ में। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमूल कंपनी के द्वारा
मिल्क प्लांट कहां पर लगाया जाएगा? तो याद रखिएगा बागपत में अमूल कंपनी के द्वारा मिल्क प्लांट लगाया जाएगा। इस बात की घोषणा उन्होंने इन्वेस्टर समिट 2023 में की है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एडवेंचर ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत कहां हुई? तो याद रखिएगा एडवेंचर ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत सोनभद्र में हुई। याद रखिएगा ये जो एडवेंचर ट्रैकिंग अभियान है ये वन निगम और सोन एडवेंचर संस्था के द्वारा संयुक्त पहल पर इसे शुरू किया गया है। यानी वन निगम और सोन एडवेंचर संस्था के द्वारा संयुक्त पहल चलाई गई जिसका नाम रखा गया एडवेंचर ट्रैकिंग अभियान, और ये कहां पर शुरू हुआ है? सोनभद्र में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण कहां पर शुरू हुआ? तो याद रखिएगा कोरबा अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण शुरू हो गया है। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इंडो रसियन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, यानी इंडिया और रसिया के एक ज्वाइंट ये इनिशिएटिव है। जो कंपनी का नाम क्या रखा गया? इंडो रसियन प्राइवेट लिमिटेड। इसने कोरबा अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण को शुरू कर दिया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यूजीसी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को A++ रैंकिंग प्रदान की गई है? तो याद रखिएगा दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय को, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DDU कहते हैं, इसे यूजीसी के द्वारा A++ रैंकिंग दी गई है। और ये दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय कहां पर है? तो गोरखपुर में। गोरखपुर के संदर्भ में एक बात और याद रखिएगा कि यहीं पर रामगढ़ ताल भी है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बोट रेस का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा वाराणसी में 4 दिवसीय बोट रेस का आयोजन किया गया। क्लियर है? और ये जो वाराणसी में बोट रेस का आयोजन किया गया इसमें 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। और अगर पूछा जाए कि इसमें पहले स्थान पर कौन सी टीम आई, तो आपका सीधा जवाब होगा काशी कीपर्स। यानी काशी कीपर्स जो है ये इस बोट रेस में पहले स्थान पर रही। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि विशिष्ट आर्द्रता क्या होती है? तो याद रखिएगा 1 किलोग्राम आर्द्र वायु में उपस्थित ग्राम इकाई में जल वाष्प की सकल मात्रा विशिष्ट आर्द्रता कहलाती है। क्लियर? अब देखिए ये जो विशिष्ट आर्द्रता है इसका वाष्प दाब और वायु दाब से क्या संबंध है, इस पे आधारित प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा यदि वाष्प दाब बढ़ेगी, अगर तीर ऊपर की है तो ये वृद्धि दिखाएगा और तीर नीचे होगी तो वो कमी दिखाएगा। तो अगर वाष्प दाब को बढ़ाया जाए तो विशिष्ट आर्द्रता भी बढ़ती है, और यदि वाष्प दाब को घटाया जाए तो विशिष्ट आर्द्रता भी क्या होती है? घटती है। लेकिन अगर हम वायु दाब के बारे में बात करेंगे तो यहां पर उल्टी स्थिति है, वायु दाब बढ़ाने पर विशिष्ट आर्द्रता घटती है। तो यानी विशिष्ट आर्द्रता वाष्प दाब के समानुपाती लेकिन वायु दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? और यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि विशिष्ट आर्द्रता के ही आधार पर वायुमंडल में संभावित वर्षा की मात्रा का भी अनुमान लगाया जाता है। यानी वायुमंडल में संभावित वर्षा की मात्रा का अनुमान किसके आधार पर? विशिष्ट आर्द्रता के आधार पर। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो 2022 में जारी किया गया इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा इसमें भारत 107वें स्थान पर है कुल 121 देशों में। लेकिन अगर 2021 के बारे में पूछ लिया जाए तो भारत इसमें 101वें स्थान पर था। 2021 में भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101वें स्थान पर था और 2022 में 107वें स्थान पर है। याद रखिएगा 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में सबसे निचले स्थान पर कौन है? तो याद रखिएगा यमन है। क्लियर है? अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ग्लोबल हंगर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो याद रखिएगा कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ के द्वारा ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 जारी किया गया। क्लियर है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ के द्वारा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मौना लोआ ज्वालामुखी कहां से संबंधित है? तो याद रखिएगा मौना लोआ ज्वालामुखी हवाई प्रांत अमेरिका में है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो अर्थात BIS की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो याद रखेंगे भारत मानक ब्यूरो BIS की स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के द्वारा की गई। अगर यह पूछा जाए कि भारतीय मानक ब्यूरो किस मंत्रालय के तहत आता है तो आपका जवाब होगा कि उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत भारतीय मानक ब्यूरो आता है। क्लियर? याद रखिएगा एक नया भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम आया है जो कब आया? 2016 में, और इसे लागू कब किया गया? अक्टूबर 2017 में। तो याद रखेंगे नया भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 में आया और इसे लागू किया गया अक्टूबर 2017 में। याद रखिएगा अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है तो आपका जवाब होगा 14 अक्टूबर को। तो इतनी बातें आप मानक दिवस और ब्यूरो के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि आयुसियन लीडर्स फोरम का पहला संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा आयुसियन लीडर्स फोरम का पहला संस्करण जेजू दक्षिण कोरिया में हुआ और यह आयोजन 13 से 15 अक्टूबर 2022 के बीच हुआ। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत की पहली और एकमात्र परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? तो याद रखेंगे INS अरिहंत। ये भारत की पहली और एकमात्र परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है और इसे लॉन्च कब किया गया था? 2009 में। अगला प्रश्न देखिए, और एक बात और याद रखिएगा
कि इसे लॉन्च तो 2009 में किया गया था, लेकिन 2016 में भारत ने इसे अपने जंगी बेड़े में शामिल किया था। अगला प्रश्न आपसे मिस्र के संदर्भ में पूछा जा रहा है। देखिए, मिस्र जो है हाल ही में कई मामलों में चर्चा में रहा। जैसे यहाँ के राष्ट्रपति भारत 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि के तौर पर आए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद भी मिस्र में यात्रा पर रहे, तो इसलिए मिस्र कई बार चर्चा में रहा। तो आइए जरा मिस्र को होलिस्टिक अप्रोच के साथ देख लेते हैं। याद रखिएगा, मिस्र को इजिप्ट कहते हैं और ये अफ्रीकी महाद्वीप में उत्तर पूर्व में है। यानी मिस्र कहाँ की कंट्री है, किस कॉन्टिनेंट में, तो अफ्रीकी महाद्वीप में ये उत्तर पूर्व में है। और याद रखिएगा, ये अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश है जो स्थल खंड से एशिया से जुड़ा हुआ है। उस देश का नाम क्या है, मिस्र। याद रखिएगा, मिस्र के उत्तर में भूमध्य सागर है और इसके दक्षिण पूर्व में लाल सागर है। यदि हम मिस्र की स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश की बात कर लें तो इससे स्थलीय सीमा लीबिया और सूडान, ये इससे स्थलीय सीमा स्टैब्लिश करते हैं। यदि हम मिस्र के प्रमुख बंदरगाह की बात कर लें तो इसका प्रमुख बंदरगाह का नाम है एलेक्जेंड्रिया। क्या नाम है, एलेक्जेंड्रिया। ये कहाँ का, मिस्र का प्रमुख बंदरगाह है और यहाँ से सूती वस्त्र और पेट्रोलियम का निर्यात होता है। याद रखिएगा, मिस्र के किसानों को फिल्लाह कहते हैं। क्लियर, मिस्र के किसानों को क्या कहते हैं, फिल्लाह। यदि मिस्र की राजधानी पूछी जाए तो मिस्र की राजधानी काहिरा है और मिस्र की मुद्रा जो है ये मिस्र पाउंड है। और अभी हमने चर्चा कर दी कि 26 जनवरी पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित पूछा जा रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री में यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि जुलाई 1937 के चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत कितने राज्यों में मिला। तो याद रखिएगा, 6 राज्यों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था जुलाई 1937 के चुनाव में। अब ये 6 राज्य कौन कौन से थे, बंबई, मद्रास, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। देखिए, यहां से प्रश्न बनता है और कंफ्यूजन में प्रश्न गलत होता है। बिल्कुल ऐसे सीमित फैक्ट बताए जा रहे हैं कि जिसको केवल आप ध्यान में रखेंगे तो इससे कोरिलेट करके जो भी प्रश्न बनेंगे आप करने की स्थिति में होंगे। क्लियर है, आपको ये याद नहीं रखना है कि किन किन राज्यों में सरकार नहीं बनी, बस ये याद रखिए कि कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत 6 राज्यों में हासिल किया। उन राज्यों के नाम आप याद रख लीजिए। और इन राज्यों में सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने समझौते के तहत 2 जगह और सरकार बनाई। कहां कहां, असम और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में। क्लियर, इतनी बात आप यहां पर इसके संदर्भ में याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है वो पाकिस्तान की मांग को लेकर है। देखिए, इससे कोरिलेट करके प्रश्न पूछे जाते हैं और जो ऑप्शन में नाम रहते हैं उसमें कई नाम बिल्कुल सिमिलर टाइप के होते हैं, या अभी आप इसको देखेंगे तो इसमें जो अलग अलग कंडीशन में जो अलग अलग नाम है वो सारे नाम उन ऑप्शन में रहते हैं, तो वहां पर कंफ्यूजन की स्थिति होती है। लेकिन आज के बाद पाकिस्तान की मांग से संबंधित जो भी प्रश्न बना दें वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे, इसमें पहला प्रश्न आपसे बनता है कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की पहली बार एक निश्चित अभिव्यक्ति किसके द्वारा और कब की गई। तो याद रखिएगा, 1930 में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ था। कहां पर, इलाहाबाद में। तो उसे कहा जाता है 1930 का मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन। उसके अध्यक्षीय भाषण में इकबाल ने मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की पहली बार निश्चित अभिव्यक्ति की। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की पहली बार एक निश्चित अभिव्यक्ति किसके द्वारा, तो इकबाल के द्वारा। और कहां पर, तो 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण के दौरान। अगला देखिए, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तब आपका जवाब हो जाएगा चौधरी रहमत अली। क्लियर है, यानी अगर पाकिस्तान शब्द की पहली बार प्रयोग की बात होगी तो 1933 में चौधरी रहमत अली ने इसका प्रयोग किया था। किसमें किया था, तो नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर में इसे प्रकाशित किया था। क्लियर है, तो किसके द्वारा, चौधरी रहमत अली के द्वारा। अगला देखिए, आगे होता है 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन और कहां पर होता है, लाहौर में। याद रखिएगा, जो 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ, इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और इसमें जिन्ना ने कहा कि हमें पृथक राष्ट्र के अलावा कुछ और स्वीकार नहीं है। क्लियर है, यानी इस 1940 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में जो कि लाहौर में हुआ, इसमें भी मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग उठी। क्लियर है, अब आप पूरा एकदम सीरियल देख रहे हैं कि 1930 में क्या हुआ, 33 में क्या हुआ, 40 में क्या हुआ, कब और किसने क्या किया। क्लियर, अब याद रखिएगा, ये जो 1940 का लाहौर अधिवेशन था मुस्लिम लीग का, इसी अधिवेशन में जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता मिली। क्लियर, ये सभी प्रश्न कभी ना कभी आपके आयोग में पूछे गए हैं। याद रखिएगा, ये जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था, इसके जो प्रस्ताव का जो प्रारूप है, ये किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो याद रखिएगा, नाम है सिकंदर हयात खान। यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत के संदर्भ में जो प्रस्ताव बना, उसका प्रारूप तैयार किया सिकंदर हयात खान ने और फजलुल हक ने उसे प्रस्तुत किया। और कब प्रस्तुत किया, 23 मार्च 1940 को। क्लियर है, देखिए 23 मार्च 1940 को फजलुल हक ने जब द्विराष्ट्र संबंधी प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, इसी की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। क्लियर है, तो देखिए कैसे आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। 23 मार्च क्यों चुना गया, क्योंकि इसी दिन फजलुल हक ने
द्विराज सिद्धांत के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? किसमें? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि क्रिप्स मिशन के संदर्भ में। तो देखिए, सबसे पहले तो पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो याद रखिएगा, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। अब इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स, यानी स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। अब देखिए, एक प्रश्न यहां और पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन से कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो याद रखिएगा, आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहां एक और प्रश्न यह बनता है कि महात्मा गांधी ने किसके संदर्भ में कहा कि उत्तर दिनांकित चेक है ये? तो याद रखेंगे, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में महात्मा गांधी ने कहा था कि ये उत्तर दिनांकित चेक है, यानी पोस्ट डेटेड चेक है। किसके संदर्भ में? क्रिप्स मिशन के संदर्भ में। याद रखिएगा, जब क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिस्टन चर्चिल। क्लियर? इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? तो याद रखिएगा, गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। क्लियर है? यानी गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती किसने कहा? लॉर्ड लिनलिथगो ने। और याद रखिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो का जो कार्यकाल था वो भारत में सबसे लंबा था। कब से कब तक? 1936 से लेकर 1943 तक। क्लियर है? यानी भारत में सबसे लंबा कार्यकाल लॉर्ड लिनलिथगो का 1936 से 43 तक। याद रखिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो के ही शासनकाल के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को ये प्रारंभ हुआ था। किसके कार्यकाल के दौरान? लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल के दौरान। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे इसे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अब जब सुभाष चंद्र बोस जी की चर्चा हो रही है तो इसके संदर्भ में एक बार प्रश्न आपसे पूछा गया कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? तो याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा। और एक प्रश्न और बनता है कि सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा? तो गांधी जी ने कहा। क्लियर? तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो याद रखेंगे, कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो कैबिनेट मिशन है ये कब आया भारत? तो याद रखिएगा, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया था। क्लियर है? और ये जो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो पैथिक लॉरेंस साहब, जो कि भारत मंत्री थे, ये इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। किसकी? कैबिनेट मिशन की। पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस के अलावा 2 और सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। एक सदस्य का नाम क्या है? स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और दूसरा नाम है एवी अलेक्जेंडर का, जो कि नौसेना मंत्री थे। ये 3 लोग थे कैबिनेट मिशन में, जिसकी अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस कर रहे थे, और 2 अन्य सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जब ये मिशन आया कैबिनेट मिशन, तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 46 तक थे। क्लियर है? यानी 1940 से 46 के बीच में जो घटना घट रही है, उस समय अगर कांग्रेस का अध्यक्ष पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। याद रखिएगा, जब ये कैबिनेट मिशन आया दिल्ली, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन जब यहां पर आया तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली थे। क्लियर? और कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किसका गठन किया गया? तो याद रखिएगा, संविधान सभा का गठन। यह भी कई बार पूछा गया कि संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अब अगला प्रश्न आपसे पॉलिटी से संबंधित पूछा जा रहा है, राज्य व्यवस्था से पूछा जा रहा है कि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निर्भरता संबंधित किसी भी प्रश्न का विनिश्चय अंतिम सत्ता किसके पास है? तो याद रखिएगा, जो किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निर्भरता संबंधित किसी प्रश्न की विनिश्चय करने की जो अंतिम सत्ता है वो राज्यपाल महोदय के पास होती है। क्लियर है? तो इसको बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे। और राज्यपाल महोदय के पास ये पावर किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 192 के तहत। क्लियर है? अगर मैं इसको एक लाइन में समराइज कर दूं तो अनुच्छेद 192 राज्यपाल महोदय को किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्भरता संबंधी किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता होने का पावर देता है। कौन? अनुच्छेद 192। याद रखेंगे, अनुच्छेद 192 यानी 192। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो याद रखिएगा, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश राज्यपाल महोदय द्वारा दिया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 174 के सब क्लास 2 के क के अंतर्गत। क्लियर है? यानी अगर राज्यपाल महोदय राज्य विधानसभा का सत्रावसान करेंगे तो वो पावर इस्तेमाल करेंगे अनुच्छेद 174 के सब क्लास 2 के क के तहत। और याद रखिएगा, विधानसभा का विघटन भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद 174 के सब क्लास 2 के ख के अंतर्गत। क्लियर है? यानी 174 के सब क्लास 2 में ख में विघटन है और सत्रावसान क में है। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि
भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर कॉमन सिविल कोड लागू है? तो याद रखिएगा, गोवा राज्य एक ऐसा भारत का राज्य है जहां पर कॉमन सिविल कोड लागू है। याद रखिएगा, गोवा में पुर्तगालियों के समय में ये कॉमन सिविल कोड लागू किया गया था और वो अभी भी बरकरार है। क्लियर है? और अगर पूछा जाए कि कॉमन सिविल कोड के संदर्भ में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है, तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 44 में कॉमन सिविल कोड के बारे में दिया गया है। क्लियर है? और इसको लागू करने के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में अपने मैनिफेस्टो में भी इसकी जिक्र किया था। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग के द्वारा राज्यों के वित्तीय लेखों पर भी नियंत्रण रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखों पर भी नियंत्रण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा ही रखा जाता है। याद रखिएगा, ये जो कैग है इसके संदर्भ में संविधान में प्रावधान अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक है। क्लियर है? याद रखिएगा, कैग की जो संरचना बताई गई वो अनुच्छेद 148 में। यानी अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है, तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 148 में। और इनके कर्तव्य किसमें उल्लेखित है? तो याद रखिएगा, कैग का जो कर्तव्य है वो अनुच्छेद 149 में उल्लेखित है, यानी 149 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि राज्य की जो संचित निधि है इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, राज्य की जो संचित निधि है इसका संचालन राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए, यहां पर यह प्रश्न ज्यादातर लोग गलत कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा, राज्य के मुख्य सचिव की जो नियुक्ति है वो उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। यानी राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्यपाल महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। और जो राज्य के मुख्य सचिव होते हैं इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो उनका नाम है दुर्गा शंकर मिश्रा। अब देखिए, ये प्रश्न बनने की संभावना क्यों है? क्योंकि जो वर्तमान में मुख्य सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्रा, इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। क्लियर है? तो इसलिए यह प्रश्न बनने की संभावना है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर किस हाईकोर्ट का नियंत्रण है? तो याद रखिएगा, कोलकाता हाईकोर्ट के अंतर्गत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आता है। देखिए, आज आपने गुवाहाटी हाईकोर्ट के संदर्भ में 4 राज्यों को पढ़ा। अब आप देख लीजिए कि कोलकाता हाईकोर्ट के अंतर्गत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आता है। इसकी जो सर्किल पीठ है वो पोर्ट ब्लेयर में है। यदि आपसे पूछा जाए कि लक्षद्वीप किस हाईकोर्ट के अंतर्गत, तो केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत लक्षद्वीप आता है। और पुडुचेरी की बात की जाए तो पुडुचेरी मद्रास हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। क्लियर? तो आप इन तीनों बातों को ध्यान रखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता हाईकोर्ट के अंतर्गत, लक्षद्वीप केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत और पुडुचेरी मद्रास हाईकोर्ट के अंतर्गत। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके निर्वहन हेतु लेख जारी किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आप सभी को पता है कि 5 प्रकार की रीट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की है। क्लियर है? सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करने की शक्ति है। एक अंतर आप सभी जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार के संदर्भ में रीट जारी करने की शक्ति है, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को मूल अधिकार के साथ साथ अन्य मामलों में भी रीट जारी करने की शक्ति है। यह बात आपको निश्चित तौर पर ध्यान में रखना है। अब यहां पर बात की जा रही है परमादेश की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैंडमस। अब ये क्या होता है? यानी जब न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को उनके निर्वहन हेतु लेख जारी किया जाता है, यानी उनके पास जो शक्ति है उसके निर्वहन के लिए जो लेख जारी किया जाता है उसे कहते हैं परमादेश या मैंडमस। इसका आशय क्या होता है? इसका आशय होता है हम आदेश देते हैं। इस तरह भी प्रश्न आपके यहाँ बना है कि निम्नलिखित में से किस रीट का आशय है कि हम आदेश देते हैं, तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा परमादेश, या अगर इंग्लिश में मैंडमस लिखा हो तो आप यही सही टिक करेंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि परमादेश यानी मैंडमस के तहत न्यायालय कार्यपालिका से उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कार्य करने के लिए कहता है। क्लियर? तो अब यहां पर परमादेश अर्थात मैंडमस से संबंधित कोई भी प्रश्न बने तो आपको उसे गलत नहीं करना है। क्लियर? आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।